इलेक्ट्रिक व्हीकल के इतिहास के बारे में तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके ये बताना संभव नहीं है कि कब से एग्जैक्टली हमारी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बननी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि देखो हर जगह पे देश में अलग विदेशों में अपने जो है अलग अलग इस बारे में जो लोग बाग सोच रहे थे कि हमको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम अगर हो रहा है तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि जो है कब से इस पे जो है काम हो रहा है, कब एग्जैक्टली उसका इन्वेंशन किया गया। ठीक है, हाँ, लेकिन सन 1800 में जो हेनरी फोर्ड है उन्होंने जो है अपनी एक मास प्रोडक्शन कंपनी, वहाँ से उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक कार को जो है रोड पर उतारने की कोशिश की। और वहाँ पे उस टाइम पे जो है लगभग जब 50,000 रुपये में एक कार, वेल फीचर्ड कार, पेट्रोल कार हमको मिल रही थी, वहीं पे एक इलेक्ट्रिक कार बनाने का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपया आ रहा था। ठीक है, वो खर्चा अच्छा खासा ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि उसके लिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और इलेक्ट्रिक कार को वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई जितनी ज़्यादा उसको एक्सपेक्ट किया गया था। कारण था उसकी कॉस्ट, वो लगभग 3 गुना महंगी पड़ रही थी पेट्रोल कार से। ठीक है, वहीं पे जब इंडिया में फ्यूल की डिफिशेंसी होने लगी, वहाँ पे देखा गया कि हाँ भाई जो है समय के साथ साथ हमारे पास उतना ईंधन नहीं रहेगा जितना ईंधन अभी है, तो हमको जो है अभी से ही उसके बारे में सतर्क होकर जो है इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच होना चाहिए। तो जो है नेशनल इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी जो है स्कीम चलाई गई और उसमें जो है इस बात पे ध्यान दिया गया कि हमको जो है सन 2020 तक जो है अच्छा खासा लार्ज स्केल तक प्रोडक्शन करके रखना है। तो 2013 में ये हमारा जो है इस प्लान बनाया गया। ठीक है, हालांकि उससे पहले सन 2001 में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार रीवा जो है वो मार्केट में लॉन्च की गई, वो जो है रोड पर उतारी गई, जो कि उतारी गई थी रीवा इलेक्ट्रिक कंपनी ने, जिसको हम जो है अभी महिंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वर्किंग को समझने के लिए उसका एक बेसिक सा प्रिंसिपल हमको समझने की ज़रूरत है। उसमें होता क्या है कि देखो, हमें पता है कि अगर मैं एक मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, मैं उसको इलेक्ट्रिकल करंट दे रहा हूँ, तो होता क्या है कि वो मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब एसी को तो स्टोर करना संभव है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर लगाएंगे हम डीसी मोटर। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर में इस जो स्पीड की जो रेगुलेशन है, जिससे हम स्पीड उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है एसी के कंपैरिजन में। इसके अलावा डीसी सप्लाई को स्टोर करना भी आसान है, तो उसके लिए जो है हम अडॉप्ट करते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या लगाएंगे, डीसी मोटर लगाया जाएगा। अब डीसी मोटर को सप्लाई देने के लिए हमको चाहिए उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई को हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी के साथ, बैटरी के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जा सकती है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको चाहिए चार्जर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ईवी के अंदर अपने पास एक चार्जर दिया हुआ होता है, उस चार्जर के साथ उसमें बैटरी कनेक्शन है, वो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है। और जब हमको ज़रूरत होती है, हम जो है वो सप्लाई मोटर को देकर मोटर को अपने अकॉर्डिंग रोटेट करा के उसको आगे या पीछे या स्पीड कम ज़्यादा करके उसको मूव करा के जो है एज ए व्हीकल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं, तो देखो नॉर्मली तो हम लोग जो है पता तो हमको है, लेकिन जो है डिस्कस हमेशा यही कहते हैं कि यार ईवी का कौन सा टाइप होता है। तो देखो, एक हमारा जो है हाइब्रिड जो व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल में क्या आता है कि वो हमारे पेट्रोल पे भी वर्क कर रहा है, दूसरा हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी वर्क कर रहा है, लेकिन उसका जो मेन काम है, वो मेन पर्पज़ है उसका पेट्रोल पे काम करना। ठीक है, पेट्रोल पे अगर वो मेनली काम कर रही है और उसका जो सेकेंडरी पर्पज़ है इलेक्ट्रिक पे काम करना है, इसका मतलब ये है कि अगर उसमें बैटरी है, उसके लिए उसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ होता है। उसमें जो चार्जिंग है बैटरी की, वो बैटरी सिर्फ रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे काम कर रही है। मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है ढलान से नीचे उतर रही है, तो जब उस टाइम पे जब वो ढलान से नीचे उतर रही है, तो उसके जो व्हील्स हैं वो एक जनरेटर का काम करेंगे। ठीक है, उसके जो मोटर के जो साफ्ट है, वो साफ्ट जो है उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगी और फिर जो क्या होगा, एज ए जनरेटर उसको काम करेगी और तब उसकी बैटरी को चार्ज करेगी। ठीक, और फिर उस एनर्जी को हम जब छोटी डिस्टेंस के लिए या जब हम लो टॉर्क पे जो है गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, हम जो है हैवी ट्रैफिक में हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अगर हम लंबी दूरी के लिए दूरी तय कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम करते हैं पेट्रोल का यूज़। ठीक है, तो जो हाइब्रिड हमारा व्हीकल है, जिसमें हमारे पास पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का हमें जो है ऑप्शन मिलता है, उसमें हम जो है मेन पर्पज़, जो मेन टॉर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, मेन जो गाड़ी को पावर दी जा रही है, वो किससे दी जा रही है, फ्यूल से। और जो पार्ट्स में या पार्सली कभी कभी या फिर जो है छोटी छोटी दूरी के लिए जो हम पावर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं इलेक्ट्रिक से। ठीक है, अब ये जो स्विचिंग है कि कब उसको इलेक्ट्रिक पे चलना है, कब उसको जो है पेट्रोल पे चलना है, इस चीज़ का डिसाइड करता है उसके अंदर लगा हुआ कंप्यूटर। ठीक है, उसकी गाड़ी के अंदर अपनी एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर क्या कर रहा है, इस बात को सेंस करता है कि अभी गाड़ी को लो पावर की ज़रूरत है, लो टॉर्क की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पे स्विच कर देते हैं। जब गाड़ी को हाई पावर की ज़रूरत होगी, तब उसको क्या करेंगे, तब उसको जो है पेट्रोल पे स्विच कर देंगे। ये तो है हमारी हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, दूसरा आता है हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन में क्या अंतर है, ये बिल्कुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही है, बस उसमें हमको जो है एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है।
चार्जिंग पॉइंट प्लगइन से हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो है एक हमको एक चार्जिंग पॉइंट मिला है जिससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैटरी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी कि जो ढलान से उतर रही है उस पर भी हम चार्ज कर पा रहे हैं, दूसरा हम उसमें प्लग इन भी कर पा रहे हैं, हम उसको जो है बैटरी को चार्जर से कनेक्ट करके डायरेक्टली भी उसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे हाथ में भी इसका मैनुअल कंट्रोल होता है कि हम कब उसको जो है इलेक्ट्रिक पे चलाना चाहते हैं, कब पेट्रोल पे चलाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम उसको ऑटो सेंसिंग पर डालेंगे तो हमारा जो है मेनली गाड़ी का काम होता है इलेक्ट्रिक पे चलना। यहाँ पे हमारी मेनली गाड़ी किस पे चलती है, इलेक्ट्रिक पे चलती है। और पार्सली जब हमको जो है बैटरी डाउन हो जाती है या फिर बैटरी में एनर्जी कम बचती है तब उसका कंप्यूटर सेंस करता है कि हाँ अभी जो है गाड़ी को हमको पेट्रोल पे स्विच करने की जरूरत है, क्योंकि बैटरी के अंदर एनर्जी नहीं बची है, बहुत ही थोड़ी एनर्जी बची है। तो वो जो क्या करता है उसको पेट्रोल पे स्विच कर देता है। ठीक है, तो हम जो है अंतर समझ सकते हैं कि जो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल है उसमें मेन काम है पेट्रोल इंजन का और थोड़ा काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक वाले मोटर का। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें हमारा जो है मेन काम है इलेक्ट्रिक वाला और जो थोड़ा काम है वो है हमारा पेट्रोल इंजन का है। वहीं पर उसके बाद एट लास्ट जो आता है तीसरा वो आता है हमारा प्योरली कंप्लीट इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, कंप्लीट ईवी में क्या आता है कि वो गाड़ी में पेट्रोल इंजन होता ही नहीं है, वो पूरा पूरा किस पे चलता है, उस चार्जिंग पे ही चलता है। हम बैटरी को चार्जिंग कर रहे हैं, चार्ज करके उसको यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़ करने के बाद जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है फिर से उसको चार्ज करने लगा दे रहे हैं। इसके अलावा रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग को हमको जो ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी गाड़ी ढलान पर जा रही है तो अगर वो जो है उस टाइम पे बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है, अच्छे से चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कंपैरिजन की कि हम जो है ईवी में और हमारा जो पेट्रोल गाड़ी है उसमें अगर हम कंपेयर करें कि कौन सी गाड़ी हमारी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी गाड़ी हमारी कम बेहतर है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे हम जो है इसमें जो है कंपैरिजन करके कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, वो कंपैरिजन कैसे कैसे हैं। पहला कंपैरिजन हमारा एनर्जी का कि वो कौन सी गाड़ी किस पे चल रही है। तो देखो हमारा ईवी का तो हमको पता ही है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक, वहीं पर हमारे जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं जो हमारे पेट्रोल पर और डीजल पर काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्यूल्स को यानी कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको बर्न करके उसको हीट में प्रोड्यूस करके और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहीं पर हमारे जो कन्वेंशनल व्हीकल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब अगर बात की जाए फ्यूल की तो फ्यूल तो हमको पता ही है अभी इसमें किस में चल रहा है, लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस देखो ईवी का प्राइस जो है अभी महंगा है। ठीक है, अगर हम सेम पावर सेम स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें लगभग 2.5 से 3 गुना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे महंगे पड़ते हैं। कारण है उस पर की गई रिसर्च, क्योंकि अभी जो है उतनी ज़्यादा रिसर्च उस पर हुई नहीं है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमको महंगे पड़ते हैं, कंपोनेंट्स महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा जो उसके मेंटेनेंस के लिए जो स्किल्ड वर्कर हैं वो अभी जो हैं अवेलेबल, लेकिन उतने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट का जो ईवी का जो मार्केट है वो उतना बड़ा नहीं है। ईवी का मार्केट इतना नहीं है तो उसमें क्या है कि जो उसके मेंटेनेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं आती है, मेंटेनेंस के लिए जो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो जो वर्कर्स हैं वो उसमें जो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से कारण क्या है कि जो स्किल्ड लेबर है वो हमको इसकी मेंटेनेंस के लिए हमको मिलते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलते जितनी आसानी से हमको कन्वेंशनल कार के लिए मिल जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमको जो है मेंटेनेंस फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक, ये तो कुछ नुकसान है, बाकी इसके अलावा फ़ायदा आपको पता ही है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। अब आपको पता है कि देखो गर्मी दिन ब दिन कितनी बढ़ रही है, कारण क्या है, पोल्यूशन। ठीक, ज़्यादा पोल्यूशन है, कम पेड़ों की कटाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस कारण से हमारा जो है गर्मी बढ़े जा रही है। अब अगर हम अपनी साइड से ऐसा करें कि हम जो है ईवी पे स्विच करें और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए हम जो कम से कम पोल्यूशन करें तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, अब अगर इसके अलावा एक फ़ायदा और ईवी का जो है वो है हमारा उसकी रनिंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है रनिंग कॉस्ट में अराउंड 1.5 रुपया 2 रुपया जो है उसका कॉस्ट आता है पर किलोमीटर का। वहीं पर अगर हम जो है कन्वेंशनल व्हीकल की बात करें तो उसमें जो है 6 से 8 रुपये का कॉस्ट आता है हमारा उसको रनिंग का। ठीक, पर किलोमीटर का, कि पर किलोमीटर हमारे जो है 6 से 8 रुपये मेरा खर्च हो रहा है कन्वेंशनल में, तो वहीं पर मेरा ईवी में कितना होगा, 1.5 रुपया या 2 रुपये मेरा खर्च होगा उसके रनिंग में। बैटरी जो ईवी के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो बैटरी यूज की जाती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी ही क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो देखो लिथियम जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी शॉर्टेज है, तो आसानी से एक लार्ज स्केल पे इसकी फैक्ट्री तैयार करने में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी बनाई जा सकती है, बहुत आराम से बनाई जा सकती है। ठीक, इसके अलावा जो देखो स्टार्टिंग में क्या था कि हमारी एक बैटरी बनाने के लिए हमको लगभग 60,000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही थी।
ठीक, ये लगभग 2010 के आसपास की बात है कि एक हमको लिथियम आयन बैटरी बनानी है, कितनी, 11 से 16 किलोवाट आवर की KWH। ठीक, 11 से 16 किलोवाट आवर के बीच की अगर हमको बैटरी बनानी है तो वो बैटरी हमको कितनी पड़ रही थी, वो बैटरी हमको पड़ रही थी लगभग 60,000 रुपये की। ठीक, वहीं पर उस पर जो रिसर्च की गई, रिसर्च करते करते अभी जो है टेक्नोलॉजी जो है सस्ती की गई। अब अभी जो है हालात ऐसे हैं कि हमको लगभग 10,000 रुपये में एक जो है 11 से 16 KWH की बैटरी हमको आराम से मिल सकती है। अब 11 से 16 KWH की रेंज के बीच की ही क्यों, तो देखो नॉर्मली एक बैटरी 1 किलोवाट आवर में 8 से 10 किलोमीटर की कैपेसिटी रखती है कि 8 से 10 किलोमीटर वो जो है एक कार को लेके जा सकती है 1 किलोवाट आवर की बैटरी। ठीक, तो वहीं पे अगर हमारे पास जो है 11 से 16 किलोमीटर के बीच की हम जो है बैटरी चूज़ करते हैं तो होता क्या है कि हमारी कार जो है नॉर्मली 120 किलोमीटर तक की रेंज उसमें आ सकती है। अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो फिर आपको बैटरी का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, उससे बैटरी का साइज़ बढ़ाएंगे तो फिर उससे कीमत बढ़ेगी। ठीक, लेकिन अगर आप देख ही रहे हैं कि पिछले 10 साल में बैटरी की जो कीमत है वो लगभग 6 गुना कम हो गई है। कारण क्या है, कारण है उसके रिसोर्सेज, क्योंकि लिथियम आयन के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं रिसर्च करने पर मिले हैं। इसके अलावा जो है बैटरी टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ सस्ती होती है, ये तो आपको मालूम ही है। क्योंकि अगर आप देखिए पुराने टाइम में जहाँ पे पूरा जो छोटी छोटी सी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन अभी क्या है कि वो चीज़ें उतनी महंगी नहीं रह गई हैं जितनी महंगी पहले टाइम में मिलती थी। हाँ, प्रोडक्ट महंगे हुए हैं क्योंकि उसमें जो है फीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अगर सेम फीचर्स की बात की जाए तो सेम फीचर जो हमको 10 साल पहले जितने में मिलता था अभी उससे जो है बहुत कम में हमको जो है मिलता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं उसकी चार्जिंग टाइम की, तो लगभग 5 से 8 घंटा का टाइम लगता है एक जो है 11 से 16 किलोवाट आवर की बैटरी को फुल चार्ज होने में। ठीक, और एक बार फुल चार्ज हो जाएगी तो वो लगभग 120 से 200 किलोमीटर तक की रेंज वो आराम से निकाल के दे सकती है। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, अगर बैटरी की लाइफ स्पैन की बात की जाए तो एक बैटरी अगर किसी कार में लगी है और नॉर्मली कोई समस्या नहीं आ रही है तो वो आराम से 10 साल से ज़्यादा तक का टाइम आराम से जो है एक गाड़ी में चल सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना कि 3 से 4 साल में ख़राब हो गई फिर आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लगभग 10 साल तक आराम से चल जाती है, 10 साल तक चल रही है। इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा बार आप उसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने EV खरीदी और उसके बाद वो जो है खरीदने के बाद उसको इतना इस्तेमाल ही नहीं किया और वो 10 साल हो गए तो बैटरी रिप्लेस कर दो, नहीं ना ना ना, ऐसा नहीं है। वो जो है 7,000 बार तक, 7,000 बार से ज़्यादा आप उसको चार्ज कर सकते हैं, तब जाकर वो बैटरी जो है डिप्लीट होना स्टार्ट होती है, वो जो है ख़राब होना स्टार्ट होती है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ उसको जो है रिप्लेस कराया जाए। ये हमारे कुछ फ़ायदे हैं EV के, इसमें जो बैटरी इस्तेमाल करेगी आपको पता है अभी जो है सस्ती हो ही रही है। अगर बात की जाए इसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में कि क्यों लोग जो है EV की तरफ स्विच करना नहीं चाहते हैं, मतलब उनकी इच्छा है कि हाँ भाई ठीक है हमें पता है फ़ायदा क्या है, हमें ये पता है इसका नुकसान क्या है, हमें ये पता है कि ये महंगी पड़ रही है, लेकिन हम फिर भी जो है लोग बाग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्यों जो है उसकी तरफ जो है उतनी जो है अपनी इच्छा नहीं रखते हैं। तो कारण है उसमें आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स। एक तो इसका चार्जिंग टाइम, चार्जिंग स्पॉट की बड़ी समस्या है कि हमको जो है पब्लिकली चार्जिंग नहीं मिल रहा है, आपको जो घर से ही चार्ज करके जाना पड़ेगा जहाँ पे जा रहे हैं या फिर वहाँ पे चार्ज करें। इसके अलावा अगर आप लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं या फिर रास्ते में कहीं पे ट्रैफिक के लिए में फंस गए तो वहाँ पे बड़ी समस्या आ जाती है कि एक बार आप ट्रैफिक में फंस गए, अभी जो है वो जो है उसको चार्ज ही नहीं कर पा रहे, बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, फिर आपको जो है उसको खींचना पड़ रहा है, उसको जो है दूसरी गाड़ी से धक्का लगवाना पड़ रहा है। तो ये जो है एक शर्मिंदगी भरा एक्सपीरियंस भी रहेगा आपके लिए और जो है उससे जो है फ़ायदा भी कुछ नहीं है। तो उसके बारे में जो है थोड़ा जो है रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि समय के साथ साथ वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो गाड़ी हैं वो लगभग 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक की रेंज के लिए भी गाड़ी आ रही हैं। ठीक है, हालांकि वो अभी बहुत महंगी आउट ऑफ बजट जाती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, सस्ती होगी तो फिर वो जो है हमको आसानी से मिलने भी लगेगी। ठीक है, ये इसके अलावा और क्या नुकसान जो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग बाग उसको नहीं पसंद करते हैं, वो है उसका मेंटेनेंस। जैसे इस स्टार्टिंग में कहा कि उसके लिए स्किल्ड लेबर मिलने के लिए हमें बड़ी समस्या है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सभी सिटीज़ में वो अवेलेबल भी नहीं है, किसी बड़ी सिटीज़ में ही है जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो पा रही है। अगर मैं यूपी की बात करें तो यूपी के आसपास में जो बड़े सिटी हैं, इलाहाबाद, कानपुर, ठीक, गाज़ियाबाद, इन जगहों पे जो है आपको, गोरखपुर, इन जगहों पे, लखनऊ, इन जगहों पे आपको जो है क्या होगा, मिल सकती है आराम से जो है अगर आप EV खरीदने जाएँ। ठीक है, नॉर्मली जो है और वैसा देखने के लिए नहीं मिलती आपको, जल्दी नॉर्मल छोटे शहरों में जो आपको जल्दी से वहाँ पे शोरूम उसका नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि गाड़ी जो है आग पकड़ लेती है, क्योंकि अगर वो धूप में खड़ी रहती है तो उसका टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में उसका कुछ सेफ्टी के साथ वायलेट किया जाता है, सेफ्टी को नज़रअंदाज किया जाता है। वहाँ सेफ्टी को नज़रअंदाज किया, वहीं पर क्या होता है फिर वो जो है एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट अगर एक होता है तो 100 लोग उससे अफेक्टेड रहते हैं कि नहीं यार देखो उस पर इस आदमी ने गाड़ी खरीदी थी, उसका जो है
गाड़ी भी जल गई, नुकसान भी हो गया और बाकी फैमिली में भी नुकसान हो गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग बाग जो थोड़ा डरते हैं, थोड़ा मन में उनके संकोच है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाएगी, लोगों को जागरूक करेगी और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से एडवांस करेगी कि उसके जो एक्सीडेंट के रेट्स हैं वो जीरो हो जाएं, तो इसकी जो सेल्स है वो बढ़ेगी और जो है पोल्यूशन को जो है अच्छे रेट से उसको कम किया जा